तो आज का डीप डाइव है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के गणित के पेपर पर। और हमारे पास एक बहुत ही गहरी रिसर्च गाइड है। हाँ, जिसने पिछले 20 सालों के मतलब 2006 से 2025 तक के पेपर्स का पूरा विश्लेषण किया है। और आज हमारा मिशन है बीजगणित यानी अलजेब्रा में 100% स्कोर कैसे लाया जाए। चलिए इसे खोलते हैं। अरे, पहली ही लाइन में एक चौंकाने वाली बात है। हम सब तो यही जानते हैं कि बीजगणित 20 नंबर का होता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये गाइड कहती है कि इसका असली वजन 35 से 40 नंबर का है। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है वैकल्पिक प्रश्नों की वजह से, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस के कारण। अच्छा, ऑप्शनल क्वेश्चंस। हाँ, जब आपके पास चुनने के लिए ज्यादा सवाल होते हैं तो अलजेब्रा का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन असली आकर्षक बात तो ये है कि 2018 के बाद से परीक्षा का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। अरे वाह, तो ये तो पूरा गेम ही बदल गया। इसका मतलब अब सिर्फ सवाल रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। बोर्ड अब ये देखना चाहता है कि छात्र को पता है या नहीं कि ग्राफ पर दो लाइनें असल में कहां और क्यों कट रही हैं। एकदम सही। अब रटने वाले नहीं, समझने वाले टॉप करेंगे। जब 50% सवाल ऑब्जेक्टिव हुए ना, तो फोकस कैलकुलेशन से हटकर सीधा कॉन्सेप्ट पर आ गया। ओ कमाल है। तो हमने दुश्मन के किले यानी प्रश्न पत्र का नक्शा देख लिया है। अब हमें पता है कि हमला कहाँ करना है। ये गाइड कहती है कि ऐसे 12 हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन पर महारत हासिल करके 20 में से 18 नंबर तो पक्के किए जा सकते हैं। हाँ, और इनमें से कुछ तो बिल्कुल अचूक है। जैसे पहला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिश्ता। वो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -BA और अल्फा बीटा इज इक्वल टू CA। इसे तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का राजा कहा गया है। और दूसरा है रैखिक समीकरणों का ग्राफीय समाधान, जो 5 नंबर का एक लगभग फिक्स सवाल है। और तीसरा भी कुछ है? हाँ, तीसरा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ये वो हिस्सा है जहां विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल्स टू B² - 4AC एक जासूस की तरह काम करता है। जासूस मतलब ये हमें बिना पूरा सवाल हल किए ही बता देता है कि जवाब कैसा होगा। बिल्कुल सही। ये पहले ही बता देता है कि समीकरण का हल मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा तो कैसा होगा, दो अलग अलग या एक जैसे। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरा सिलेबस रटने के बजाय एक स्मार्ट स्टूडेंट इन चुनिंदा टॉपिक्स पर अपनी पूरी एनर्जी लगा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लेना काफी है? मुझे नहीं लगता कि पेपर बनाने वाले इतने सीधे होंगे। वो जरूर कुछ चाल चलते होंगे सवालों में। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस गाइड का सबसे शानदार हिस्सा है, परीक्षक का दृष्टिकोण। अच्छा। गाइड इसे ट्रैप्स यानी जाल कहती है। जैसे सवाल में पूछा जाएगा p² की वैल्यू बताओ, और छात्र जल्दबाजी में p की वैल्यू निकालकर छोड़ाते हैं। हाँ, ये तो होता है, बहुत होता है। और मेरे खुद के 3 नंबर कट गए थे एक बार ऐसी ही गलती से। और एक और आम गलती का जिक्र है इसमें, उम्र वाले सवाल में जवाब 15 लिख देना, जबकि लिखना चाहिए 15 वर्ष। क्या सच में इसमें नंबर कट सकता है? बिल्कुल, 1 अंक तक कट सकता है। यही छोटी छोटी बातें ही तो टॉपर और एक औसत छात्र में फर्क पैदा करती हैं। तो इस गाइड में तैयारी के लिए कुछ सुनहरे नियम भी दिए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, NCERT को ही अपनी गीता या कुरान मान लो। ये बात 100% सच है। रिसर्च कहती है कि 95% सवाल सीधे वहीं से उठाए जाते हैं, बस नंबर बदल दिए जाते हैं। और दूसरा नियम मुझे बहुत दिलचस्प लगा, गलतियों की डायरी बनाने का। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा जबरदस्त है। जो सवाल पहली बार में गलत हो, उन्हें उस डायरी में लिखो। अब परीक्षा से ठीक पहले पूरी किताब दोहराने की बजाय सिर्फ उस डायरी को देखो। इससे आप अपनी कमजोरियों पर सीधा वार करते हैं। बेहतरीन आइडिया। तीसरा नियम है स्टेप वाइज सोल्यूशन लिखना, क्योंकि बोर्ड प्रक्रिया के अंक देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और चौथा नियम है साफ सुथरी लिखावट और प्रेजेंटेशन। एक मिनट, क्या सच में साफ लिखावट से ज्यादा नंबर मिलते हैं? ये तो थोड़ा पक्षपात जैसा नहीं लगता? गणित तो गणित है, लिखावट अच्छी हो या बुरी। देखिए, सैद्धांतिक रूप से आप सही हैं, लेकिन हमें परीक्षक के मनोविज्ञान को भी समझना होगा। मनोविज्ञान? हाँ, दिन भर में सैकड़ों कॉपियां जांचने वाले परीक्षक के सामने जब एक साफ सुथरी व्यवस्थित कॉपी आती है, तो उसे जांचने में आसानी होती है और एक सकारात्मक माहौल बनता है, जिसका फायदा अक्सर छात्र को मिलता है। अंतिम उत्तर को बॉक्स में बंद करना एक बहुत अच्छी आदत है। बात तो सही है। ह्यूमन साइकोलॉजी तो हर जगह काम करती है।
संक्षेप में कहूं तो ये रणनीति सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। यह परीक्षक के मनोविज्ञान को समझने, सबसे जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करने और अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का एक पूरा खाका है। ये सब एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। ये पूरी गाइड इस बात पर जोर देती है कि गलतियों से बचना और परीक्षक को समझना कितना जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये परीक्षा सिर्फ गणित के ज्ञान की परीक्षा है, या ये परीक्षा के मनोविज्ञान और उस इंसान के मनोविज्ञान को समझने की भी परीक्षा है जो हमारी कॉपी जांच रहा है।